नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र है। आज और कल 1 और 2 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का ये विशेष सत्र है। आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया जाना है और इसके जरिए आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान रखा जाएगा। एससी 13%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा। संशोधन विधेयक को कैबिनेट से पहले मंजूरी मिल चुकी है। 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। राज्य में 58% आरक्षण को रद्द करने का फैसला, कुल आरक्षण 58% हो गया था, इसे रद्द करने का फैसला दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2011 की स्थिति बन गई। एसटी आरक्षण 32 से घटकर 20% पहुंच गया। आरक्षण घटने पर आदिवासी समाज प्रदर्शन लगातार कर रहा है। तो आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र। पूर्व उपाध्यक्ष मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। उन्हीं के निधन के चलते भानु प्रतापपुर की सीट खाली हुई थी और वहां भी उपचुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले ये 2 दिन का सत्र। और इस विशेष सत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी आरक्षण के लिए यह सत्र महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहेंगे कि आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो। विपक्ष से भी इसके समर्थन की अपील उन्होंने की है। कल परसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण से हमारे सभी वर्गों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें आदिवासियों के, अनुसूचित जाति के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के सभी का बिल उसमें आएगा। और विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर आरक्षण के मामले को कोर्ट में कमजोर बनाया। इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को 2 बड़े नुकसान हुए। इस दोहरे नुकसान के लिए कांग्रेस की सरकार दोषी है और पुरजोर तरीके से इसे सदन में रखा जाएगा। सरकार की जो नीयत है और सरकार ने जानबूझकर जिस प्रकार मामले को न्यायालय में कमज़ोर बनाया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील न खड़ा करने की वजह से 2 नुकसान उठाना पड़ा अनुसूचित जनजाति के लोगों को। पहला नुकसान तो द्वितीय और प्रथम वर्ग के नौकरी में जो आरक्षण 32% कम हुआ। दूसरा, हमने जो डिस्ट्रिक्ट कॉर्डर बनाया था जिला स्तर में भर्ती का आबादी के आधार पे, वो तो इतना बड़ा मुद्दा है। उसमें कम से कम हजारों नाविकों को नौकरी तृतीय और चतुर्थ वर्ग में मिलता था। उसका एक बड़ा तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना है डॉक्टर रमन सिंह का। सरकार पर सरकार ने दोहरा नुकसान किया और विपक्ष अपनी मांग पुरजोर तरीके से रखेगा, अपनी बात पुरजोर तरीके से रखेगा। सरकार ने जानबूझकर आरक्षण के मामले को कोर्ट में कमजोर बनाया है, ये कहना है डॉक्टर रमन सिंह का। 2012 का ये पूरा मामला है जब तत्कालीन बीजेपी सरकार ये आरक्षण लेकर आई थी और उसके बाद अदालत में ये मामला गया। अदालत में ये मामला चलता रहा। 2018 में सरकार बदल गई। 2018 के बाद 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने कहा कि 58% तो हो नहीं सकता। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, विशेष सत्र आज से 1 और 2 दिसंबर को 2 दिन का ये सत्र है और तेवर देखकर लगता है कि दोनों यही कहेंगे कि नहीं, हमने अपना काम पूरा किया, गलती तो आपसे हुई। इन सब के बीच आदिवासियों के हितों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी। ममता,
बिल्कुल, देखिए आज से 2 दिनों का विधानसभा का विशेष सत्र है, लेकिन जो पहला दिन है 9:30 बजे वहां पर तमाम लोग पहुंच जाएंगे, विधानसभा पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद में लेकिन सबसे पहले दिन जो है वो श्रद्धांजलि दी जाएगी जो पूर्व विधायक दीपक पटेल है, और उसके साथ ही विधानसभा के उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद में आज जो है वो सत्र स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन कल जो है इस पर चर्चा आमंत्रित की गई है और कल खासतौर पूरे दिन भर सत्र चलेगा। सत्र स्थगित करने के बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर अंतागढ़ भानु प्रतापपुर आएंगे और चारमा में जो है उनका आज रोड शो है। 3 बजे उनका रोड शो होगा, जो बाजार पारा है वहां से लेकर पूरे जो चारमा है वहां पर वो रोड शो करेंगे व्यापारियों से और समाज के तमाम जो लोग हैं और आम लोगों से जो है वो सावित्री मंडावी के लिए वोट मांगेंगे और इसके साथ ही दमकसा जो है वहां पर आम सभा भी करेंगे। तो आज का ये पूरा जो है रूटीन है। लेकिन अगर हम बात करें तो आदिवासी आरक्षण कम होने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रामक है और ये जो 2 दिनों का जो सत्र है ये भी काफी मायने रखता है, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज ने इसी जो आदिवासी आरक्षण कम हुआ है उसी से नाराज होकर अपना प्रत्याशी उतारा है मैदान में और ये आदिवासी समाज के बीच में लगातार वो जा के ये बोल रहे हैं। बीच में तो ये भी आया था कि सर्व आदिवासी समाज जो है वो शपथ भी दिवा रहा है, लेकिन उसके बाद में चुनाव आयोग से नोटिस भी मिला। तो अब देखना ये होगा कि जब विशेष सत्र अब बुलाया गया है और जिस तरह से कैबिनेट में भी जो फैसला लिया गया उसके बाद में क्या जो लोग नाराज हैं वो क्या वापस लौटते हैं या उनकी नाराजगी दूर होती है। अगर वो इस बात से लेकर कन्विंस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा कांग्रेस को उपचुनाव में देखने को मिलेगा और बीजेपी जो लगातार मुद्दा बनाई हुई है कि आदिवासी आरक्षण कम होने को लेकर कांग्रेस को ब्लेम कर रही है कि उन्होंने सही समय पर हाईकोर्ट के सामने सही चीजें नहीं रखी, तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये तो खैर 5 तारीख को पता चलेगा कि वोटर्स का मन क्या कहता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये 2 दिनों का विशेष सत्र बुला करके सरकार ने गेंद जो है वो एक तरह से कहे कि केंद्र के पाले में जरूर वो फेंक दी है और ये है कि अपने आप को अपना पक्ष जो है वो मजबूत करने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार ने की है। जी, ये जाहिरा तौर पर और इसमें जिस तरह से आपने बताया कि भानु प्रतापपुर में सभी ताकत झोंक रहे हैं, भानु प्रतापपुर एक बड़ा फैक्टर इन सब में है। ममता, ये भी एक स्थिति बनेगी कि छत्तीसगढ़ में परसेंटेज पहुंच जाएगा 76। इसमें ओबीसी का भी एक बड़ा मसला फंसा हुआ है और ओबीसी का जो वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह भी है ममता कि सिर्फ भानु प्रतापपुर नहीं, आज जो होगा उससे 23 को भी साधना है। ममता, बिल्कुल, देखिए और यही वजह है क्योंकि अगर आज जो कल जो विधानसभा में जो आरक्षण संशोधन विधेयक एक तरह से कैबिनेट में पारित हो गया और कल तमाम चर्चा के बाद में जो भी डिसीजन हो जाएगा तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कोशिश होगी कि आदिवासियों का जो 32% आरक्षण है वो पुल से हो जाए, लेकिन उसके साथ ही पूरा जो पहले जैसी स्थिति हो जाएगी और उसके बाद ये देखा जाएगी कि ओबीसी की क्या स्थिति होती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि फिर जो है ओबीसी का जो 27% आरक्षण वाली जो स्थिति है उसको लेकर रास्ता एक तरह से अपने आप हो जाएगा, लेकिन फिर आरक्षण को जो सुप्रीम कोर्ट के जो नॉर्म्स है और उसके अनुसार जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं और टेक्निकल पहलू है, लेकिन पहली जो कोशिश ये है कि सरकार जो है वो अपने पाले से गेंद निकालना चाहती है और पूरा जो पेच इसी बात पर फंसा हुआ है। बीजेपी ने जो है चूंकि मौजूदा सरकार कांग्रेस की है तो पूरी कोशिश की है कि कांग्रेस को जो है वो ब्लेम किया जाए। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि बीजेपी को ब्लेम किया जाए कि उस समय जो है जो जब बैठकें हुई थी तमाम तरह के जो बीजेपी के लीडर्स को जो कदम उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया था। लेकिन ये जरूर है कि जैसे ही अब ये चूंकि जिस तरह से दबाव पड़ा है लगातार सर्व आदिवासी समाज का और उस दबाव के बाद में वापस जो 32% आरक्षण करने की कोशिश की जा रही तो 27% आरक्षण का जो मसला है वो भी सामने है और हालांकि ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के सामने तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है वो भी लगातार संगठित हो रहा है। तो अभी तो चीजें अगर निकल भी जाए एक तरह से कह सकते हैं कि, लेकिन आने वाला जो 2023 का चुनाव है उसमें आरक्षण जो फिर जो पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो भी एक बड़ा मुद्दा रह सकता है और
आसान नहीं होती है चीजें। आरक्षण का जो मसला जी। है वो चुनाव में किस तरीके से प्रभाव डालता है ये सभी के सामने है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कल पूरा दिन भर जो है वो किस तरह की स्थिति होती है। लेकिन ये जरूर है आदिवासी आरक्षण के बाद में ओबीसी आरक्षण जो कि सरकार ने वादा किया था वो एक बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी बात सामने अभी है, उनके सामने लक्ष्य जो है। दरअसल पॉइंट यही है और इसी पॉइंट के इर्द गिर्द ये 2 दिन का सत्र रहने वाला है। ममता बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बनी रहें। एक और अहम खबर को लेकर भी हम चर्चा करेंगे और कांकेर से बड़ी खबर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि अभी ममता ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रोड शो करेंगे। दमकसा, चारामा बाजार, यहां पर चुनावी सभा, रोड शो वो करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में वोट अपील करेंगे और लगातार ये प्रचार भी होगा। और साथ ही साथ आज से सत्र की शुरुआत भी होनी है जिसमें कानूनी शक्ल आरक्षण के मामले को पहनाई जाएगी। अब ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से शुरुआत में ममता ने जानकारी दी कि आज प्रचार यहां पर होगा, अब जब प्रचार होगा तो रिजर्वेशन और रिजर्वेशन के लिए सरकार सत्र बुला रही है, कानून बना रही है, उसका भी जिक्र किया जाएगा, अध्यादेश का भी जिक्र किया जाएगा। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, एक बार फिर आज मुख्यमंत्री भी प्रचार करने वाले हैं, बीजेपी की तरफ से भी प्रचार पर जोर रहेगा। प्रचार के शोर के बीच ये बताने की कोशिश होगी कि हमने एसटी के लिए ये कर दिया है। सत्र का भी जिक्र आएगा। ममता, बिल्कुल देखिए, और जाहिर तौर पर आज आम रोड शो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। और रोड शो जब करेंगे, अगर हम बात करें तो सर्व आदिवासी समाज जो है खासतौर पे चारामा के आसपास जो है एक बड़ा संगठन है वहां पर, और रोड शो के बीच में ये मैसेज जरूर देने की कोशिश की जाएगी और आदिवासी समाज के बीच में भी कि जो विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया है। और इसके अगर शेड्यूल की बात अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 बजे दमकशा में आम सभा लेंगे और उसके बाद में चारामा बाजार स्थल के पास से सभा करेंगे और उसके बाद रोड शो करेंगे। और पूरी कोशिश अब कांग्रेस की यही है। कल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर भानु प्रतापपुर में 4 सभाएं ली थी और कोड़े कुरसा जो बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है और वहां पर पहली बार जो है अजीत जोगी के बाद कोई मुख्यमंत्री पहुंचे थे और सुदूर आदिवासी अंचल है वहां पर भी अपने भाषण के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताने की कोशिश की कि आदिवासी आरक्षण को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है और ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसके बाद में ये तमाम तरह की चीजें जो है एक तरह से चीजें हैं वो भी और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो 2 मुद्दे जो है प्रमुखता से कांग्रेस ने उठाए हुए हैं इस उपचुनाव में लेकर। एक तो ब्रह्मानंद नेताम पर जो गैंगरेप का आरोप लगा हुआ है वो, और दूसरा जो है आदिवासी का आरक्षण कम होने का मसला। जाहिर तौर पर जब भी सभाएं होती है तो ये जो 2 मसले हैं वो उपचुनाव में छाए हुए हैं और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोड शो करेंगे, हर वर्ग से मिलने की कोशिश करेंगे चारामा में और इसके साथ ही जो है वो आम सभा करेंगे। कल उनकी लखनपुरी 3 सभाएं हैं, लखनपुरी और उसके आसपास में सभाएं हैं। ये तमाम 3 तारीख को ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है वो सुदूर आदिवासी अंचल है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आदिवासी आबादी है, तो उनके बीच में यही मैसेज देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है कि सरकार जो है आदिवासी आरक्षण को लेकर कितनी गंभीर है और कहीं भी सरकार जिस तरह से कह रहे थे कि आदिवासी आरक्षण जो 32% था वो 32% ही रहेगा। तो रोड शो के जरिए भी जो है वो साधने की कोशिश है और सीधे डोर टू डोर जो है वोटर तक पहुंचने की कोशिश है। जी बिल्कुल बिल्कुल, डोर टू डोर वोटर तक पहुंचने की कोशिश है और सिंबॉलिक तौर पर भानु प्रतापपुर का बड़ा मैसेज है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए। बीजेपी के लिए थोड़ा ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर रायपुर में दिवंगत कर्मचारियों की विधवा और आश्रितों के धरने का आज है 45वां दिन। ये लोग अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। कल शव यात्रा निकालकर सांकेतिक प्रदर्शन इन्होंने किया और प्रदर्शन के दौरान सभी भावुक भी हुए। 900 से ज्यादा ऐसे दिवंगत कर्मचारी हैं जिनकी जान गई और अब उनके जो आश्रित हैं, ये प्रदर्शन आप देख लीजिए, इसमें शब्दों की कोई जरूरत नहीं है।
और अब रायपुर से बड़ी खबर, राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आज से आयोजन होना है। आज से 3 दिसंबर तक बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन चलेगा। चयनित बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेंगे। नेशनल लेवल पर बाल विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेंगे। आज से इसकी शुरुआत होगी, 3 दिसंबर तक ये चलेगा। दुर्ग में एक युवक को गलती से मिले सरकारी पैसों को खर्च करना महंगा पड़ गया। इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दरअसल पशु चिकित्सा विभाग को पशु औषधालय बनाने के लिए शासन से 25,40,000 की राशि मिली थी। पशुपालन विभाग में पदस्थ अकाउंटेंट के बैंक खाते में 1 डिजिट का फर्क होने से यह राशि दुर्ग के एक युवक के पास चली गई। उसने इसे अपना पैसा समझकर खर्च कर लिया। इसे भी पता नहीं रहा होगा, उसे लगा शायद 15 लाख आ गए। खैर, इसने खर्च कर लिया। पूरे मामले का खुलासा हुआ 5 महीने बाद। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा घटनाक्रम जून का है, जब उसके अमाउंट जो है उसमें ट्रांसफर किया गया था। जब ये पता चला कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इसमें कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो उनसे जब पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया कि हम लोगों को ये पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें जांच की गई। जांच पर पाया गया कि ये पूरे पैसे जो 25,40,000 भिलाई निवासी रोहित के खाते पर ट्रांसफर हुआ है। भिलाई निवासी रोहित की पता तलाश किया जाने पर जब प्राप्त मिला वो, तो उससे पूछताछ करने पर वो बताया कि रुपए उसको मिले। कवर्धा में एक परिवार की लड़ाई में दूसरे पक्ष ने मानवता की सारी हदें लांघ दी। मामला पंडरिया थाना इलाके के दलपुरवा का है। यहां एक परिवार में जमीन को लेकर सालों से विवाद चल रहा है। लड़ाई जारी रखने के लिए दूसरे पक्ष ने एक अलग तरीका अपनाया। मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष को सबक सिखाने के लिए विवादित रास्ते पर अपने पिता के शव को दफन कर दिया और पीड़ित पक्ष का उस रास्ते से आना जाना भी बंद कर दिया। ऐसे में जब पीड़ित ने उस रास्ते से गुजरना चाहा तो सभी ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। अब इस मामले की शिकायत एसपी को पहुंची है। एसपी ने गंभीरता से लेते हुए इस मामले को जांच के आदेश दिए। खबर बलौदा बाजार से। यहां के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। इस स्कूल में 181 छात्रों को पढ़ाने के लिए केवल 2 टीचर हैं। ग्रामीण कई बार अधिकारियों को, कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक शिक्षकों की नियुक्ति हो नहीं पाई है। इस बार गांव के लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, चेतावनी दी है कि अगर 14 दिसंबर तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो 15 दिसंबर से चक्का जाम शुरू हो जाएगा। रायगढ़ में थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक से मुलाकात की। अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। समुदाय के लोगों ने कहा कि उन्हें हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अभद्र व्यवहार होता है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि थर्ड जेंडर समुदाय और एलजीबीटी कम्युनिटी की समस्याओं की सुनवाई भी अब राज्य महिला आयोग के अधीन हो। भिलाई निगम क्षेत्र में सफाई का काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने भाजपा पार्षद दया सिंह के नेतृत्व में निगम मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने नारेबाजी की। अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। आंदोलन के कारण भिलाई निगम मुख्यालय का माहौल घंटों गर्म रहा। दरअसल निगम क्षेत्र में सफाई करने वाले कर्मचारियों को पिछले 2.5 महीने से वेतन नहीं मिला। कई बार निगम से वेतन देने की फरियाद ये कर चुके हैं। इसके बावजूद जब वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो इन्होंने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ठेकेदार को आप नोटिस दे रहे हो, क्या कर रहे हो?